बूढ़ा ठाकुर और उसका बेटा घर में डर कर खड़े हुए हैं, अपने कानों पर हाथ रखकर। उनके कानों से खून बह रहा था और उनकी चारों तरफ आवाजें आ रही थी। साथ ही एक खून से लथपथ लड़का और लड़की उन्हें हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। पिताजी, हमारी शादी करा दो ना। अंकल, मुझे मत मारो। पिताजी, हमारी शादी करा दो ना। अंकल, मुझे मत मारिए। निकी और निकेत रात के अंधेरे में एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। निकेत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सच में मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना बना लूं, पर तुम आगे कुछ मत कहो, बस मुझे कसकर गले से लगा लो। मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे गले लगने का। निकिता और निकेत एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं, तभी वहाँ निकी का भाई राहुल आ जाता है। निकी, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है और कौन है ये लड़का? निकी अपने भाई राहुल को देखकर बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, भाई, ये निकेत है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना नहीं रह सकती। घर में किसी से कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे देख लिया, इसलिए तुम्हें सच बता रही हूँ। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं पिताजी से बात करूंगा और तेरी शादी इस लड़के से करवा दूंगा। बस मुझे इससे कुछ बात करनी है। ठीक है भैया। निकेत, क्या तुम निकी को सच में प्यार करते हो? क्या इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मैं निकी से बहुत प्यार करता हूँ और इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम सच में इससे प्यार करते हो तो मैं इससे तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगा, भले मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम अब अपने घर जाओ। निकी, तुम मेरे साथ चलो, मैं पापा से बात करूंगा। उसके बाद निकी अपने भाई राहुल के साथ घर आ जाती है। राहुल निकी से कहता है, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पापा से बात करता हूँ। निकी अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर निकेत से शादी करने के सपने देखकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो उसके पिता रघुनाथ उसके सामने खड़े होते हैं। निकी, मुझे राहुल ने बताया कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। हाँ पापा, मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको बता सकूं। मुझे बताने की हिम्मत नहीं थी तुम्हारे अंदर, हाँ, लेकिन बाहर चोरी छुपे मिलने की हिम्मत थी तुम में। लगता है तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है। खैर चलो, तुम्हारे प्यार की कद्र मैं भी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम निकेत को रात में घर बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं भी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, तब तक निकेत को बुला लेना। राहुल, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। निकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो निकेत को कॉल करती है। निकेत, आज पिताजी ने मुझसे कहा है कि वो हमारी शादी करा देंगे। बस शाम को तुमसे बातें करना चाहते हैं। तुम शाम को जल्दी से घर आ जाना, हाँ, और हम सब मिलकर शादी की बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों शादी करके साथ में रहेंगे। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। शाम को रघुनाथ और राहुल वापस घर आ जाते हैं, लेकिन निकेत नहीं आता। तब रघुनाथ कहता है, क्या हुआ निक्की, निकेत नहीं आया क्या? क्या तुमने उससे बताया नहीं था कि मुझे उससे कुछ बातें करनी थी? पापा, मैंने उसे बताया था और वो आने के लिए कह रहा था। पता नहीं क्यों नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। थोड़ा और इंतजार करते हैं, वो अभी आता ही होगा। वो लोग कुछ देर इंतजार करते हैं। फिर 1-2 घंटा इंतजार करने के बाद निकी कहती है, पापा, मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम सब चलकर उसे देख लें। बेटी, इसमें हर्ज ही क्या है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। और तीनों निकेत के घर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद रघुनाथ और राहुल दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। उनके साथ ना निकेत था और ना ही निकी थी। दोनों बहुत खुश थे। ऐसी बेटी से तो बेटी का ना होना ही अच्छा है। हमने जो भी किया सही किया। चलो बेटा, अब खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। भूल जा सब कुछ। दोनों बाप बेटे सो रहे होते हैं, तभी राहुल के कानों में आवाज आती है, निकेत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने अपने भाई से बात कर ली है, वो हमारी शादी करवा देगा, तुम चिंता मत करो। राहुल की डर कर आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं था।
ये मुझे निक्की की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? मैं सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद राहुल फिर से सो जाता है और उसके कमरे की खिड़की बहुत तेज बजने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती है। उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर गिर जाता है। लाइट भी ऑन ऑफ होने लगती है और राहुल डरकर फिर खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही खिड़की बंद करने जाता है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है। राहुल, तुम सो गए क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है। निकेत से मेरी शादी की बात करो ना। कौन हो? मैं पूछता हूँ कौन हो? तभी राहुल के सामने निकी खून से लथपथ खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर राहुल बुरी तरह से डर गया। निकी तुम? तभी वहाँ से निकी गायब हो जाती है। वो दौड़ता हुआ बाथरूम में जाता है और ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेता है। तब सामने लगे शीशे में उसे फिर से निकी दिखाई देती है और साथ में इस बार निकेत भी खड़ा था जो खून से लथपथ था। निकेत ने अपना हाथ बढ़ाया और शीशे से बाहर हाथ निकालकर राहुल का गला दबाने लगा। राहुल चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तब तक रघुनाथ वहां आ जाता है और राहुल को इस हालत में देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी निकेत और निकी वहां से दोनों गायब हो जाते हैं। राहुल डरा हुआ कहता है, पिताजी, वो दोनों भूत बन गए हैं। अब वो दोनों हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये भूत कुछ नहीं होता। तो पिताजी, जो मैंने देखा क्या वो झूठ था? निकेत ने मेरा गला पकड़ा था। थोड़ी देर और हो जाती तो वो दोनों मुझे मार ही देते। हे भगवान, क्या वो दोनों सच में भूत बन चुके हैं? दोनों डरे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी चारों तरफ तेज तेज आवाजें गूंजने लगती है। पिताजी, मेरी शादी निकेत से करा दो ना। पिताजी, मेरी शादी निकेत से करा दो ना। पिताजी, मेरी शादी निकेत से करा दो ना। प्लीज मुझे मत मारो, मैं निक्की से बहुत प्यार करता हूँ। अंकल, मुझे मत मारो, मैं निक्की से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे जीने दीजिए। दोनों को ये आवाजें इतनी तेज आने लगती है कि आवाजों से आसपास के शीशे चटकने लगते हैं। दोनों बाप बेटे पागल हो जाते हैं और घर के दरवाजे की तरफ बाहर भागते हुए वो जंगल में चले जाते हैं और जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पर उन्हें वहाँ भी वो आवाजें सुनाई देती है। पिताजी, हमारी शादी करा दो ना। अंकल, मुझे मत मारो। पिताजी, हमारी शादी करा दो ना। अंकल, मुझे मत मारो। दोनों पागल हो जाते हैं और दौड़ते दौड़ते मंदिर के पास आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। वहाँ पर जाकर जैसे एक अजीब सा चमत्कार हो गया था। वहाँ उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। पंडित उन्हें देखकर बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ बालक, तुम इतनी रात को दरवाजे पर क्या कर रहे हो? तब रघुनाथ सब बताता है। हमारी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, हमने उन दोनों को मार दिया। अब उनकी आत्माएं हमारा पीछा कर रही हैं। अकाल मृत्यु से मरने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जब तक तुम उनका अंतिम संस्कार नहीं करोगे, उनकी आत्माएं भटकती ही रहेंगी। लेकिन वो तो हम पर हमला कर रही हैं। उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा? वो तो हमें मार ही डालेंगी। ये लो पवित्र जल, इसे पी लो। जब तक इसका असर तुम पर रहेगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों पवित्र जल पी लेते हैं और जहाँ पर निक्की और निकेत की लाश को दफनाया गया था, वहाँ से उनकी लाश को निकालकर पंडित से अच्छे से क्रियाक्रम करवा देते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह से उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और राहुल और रघुनाथ दोनों को बहुत पछतावा होता है। साथ ही उन्हें जेल हो जाती है। जेल में रघुनाथ राहुल से कहता है, मुझे अपनी बेटी और उस लड़के को नहीं मारना चाहिए था। ऑनर किलिंग एक सबसे बड़ा अपराध है जो हमारे देश में अक्सर इज्जत के खातिर किया जाता है। मैंने भी वही किया। नतीजा ये हुआ कि उनकी आत्मा तड़पती रही और बदला लेने आ गई। प्यार तो पूजा होती है। माता पिता को अपने बच्चों को समझना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जेल से छूटने के बाद रघुनाथ अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इज्जत के नाम पर अपनी औलाद को मारने का विरोध करके नफरत नहीं प्यार करो का संदेश देते हुए अपना जीवन बसर करता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।
धन्यवाद।